नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म में मैं शुभम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज ये 10वां लेक्चर है और अभी तक हमने कल जो चैप्टर चल रहा था कोशिका और उसके अंग या कोशिका और उसके कोशिकांग, जिसे सेल्स एंड ऑर्गेनेलीज के नाम से हम लोग पढ़ रहे थे, वो कल ख़त्म हो गया। यानी कि उसका थ्योरी पार्ट जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी पार्ट को जानने का, वो हमने ख़त्म कर लिया है। अब बात आती है जितने भी परीक्षा में प्रश्न आए हैं उसको हम लोग कवर करते हुए कंसेप्ट के ऊपर उन क्वेश्चनों को स्टार मार्क करते हुए कहीं ना कहीं लिखते हुए आगे की ओर बढ़े, क्योंकि एक साथ ये पॉसिबल नहीं होता कि आप इतनी डेप्थ स्टडी कर लें कि आप एक बार में कोई बुक पढ़ जाएं। ठीक है, तो हम यहाँ इंटरमीडिएट की कोई बुक का अध्ययन तो कर नहीं रहे हैं, हम एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, जिसमें बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस कराने का हम लोग का पूरा टारगेट है। तो चलते हैं बिना समय गंवाए। पहला ये वो प्रश्न है जो आए दिन आयोग में मैचिंग के रूप में या फिर वनडे एग्जाम यानी कि एसएससी स्तर पर डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो बिहार पीसीएस हो या फिर यूपी पीसीएस हो या एमपी पीसीएस हो। ठीक है, या फिर यूपीएससी में कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी वाले नहीं पूछते हैं। ठीक है, चलिए आइए रेक्टिफिकेशन देख लेते हैं क्या है। टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण, गाजर का रंग होता है कैरोटीन के कारण जो नारंगी रंग होता है। ठीक है, करेले का कड़वापन होता है मेमोर्डिकोसाइड द्वारा। ठीक है, मिर्च का तीखा लालपन जो होता है वो कैप्साइसिन के कारण होता है, याद रखिएगा, कैप्सिकम शिमला मिर्च को कहते हैं। ठीक है, और मिर्च का तीखापन भी जो होता है कैप्साइसिन के कारण ही होता है, यानी कि मिर्च का लाल रंग और तीखापन दोनों कैप्साइसिन के कारण होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। खीरे में जो कड़वापन होता है कुकुरविटेनस के नाते होता है, इसे विटेनस कहते हैं, कुकुरविटेनस के नाते होता है। दूध का सफेद रंग में केसीन पाया जाता है। उसके बाद पपीता का जो पीला रंग है वो कैरिका जेंथीन पाया जाता है। ठीक है, ये जेंथीन याद रखिएगा आप। ठीक ना, जेंथोफिल बेसिकली वो पिगमेंट है जो पीला रंग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसमें कैरिका जेंथीन पाया जाता है। ठीक है, आलू में जो हरा रंग होता है वो सोलेनिन के नाते पाया जाता है। आंवले में कसैलापन टैनिन के नाते पाया जाता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप देख लेंगे। आंवले में कसैलापन टैनिन के नाते पाया जाता है। मूली में तीखापन आइसोसाइनेट के नाते पाया जाता है। ठीक है, आइसोसाइनेट के कारण पाया जाता है मूली का तीखापन। ठीक है, कुरकुमिन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है और दूध में जो पीलापन होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक है कैसीन जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद और जिसमें हल्का पीलापन आएगा वो कैरोटीन होता है। ठीक है, चलिए टोटल 13 हमने आपको बताए हैं। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में, विभिन्न एग्ज़ाम में, चाहे मैंने बताया पहले भी, चाहे पीएससी या आयोग के एग्ज़ाम हो या फिर वनडे एग्ज़ाम हो, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन हूबहू मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। साधारण मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो अगर पेयर में पूछेगा कि कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ गुणसूत्र। ठीक है, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, और अगर गुणसूत्र पूछेगा तो गुणसूत्र होते हैं 46। ठीक है, पेयर पूछेगा तो 23 पेयर, 23 मल्टीप्लाई 2 इज टू 46। ठीक है, कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होते हैं? तो कल हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होते हैं, आईएएस 2001 का प्रश्न है। ठीक है, यानी कि जो नाभिक होता है, ये जो न्यूक्लियस है, सेल के अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इसके अलावा किस अंग में होते हैं? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसके अंदर ऐसे ऐसे क्रिस्टी होती है जो श्वसन में सहायक होती है। ठीक है, इसमें भी डीएनए पाया जाता है यहां पर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, प्रश्न है बंदर, चीता, तितली या छिपकली। तो छिपकली में नहीं पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि सरीसृप में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। सरीसृप की ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं, रेप्टाइल्स की ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनमें लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते। ठीक है, अगला है ये जो हमने क्लास में नहीं किया था जब हम लोग लेक्चर ले रहे थे
क्यों? क्योंकि बहुत सारे महान आपके गुरु लोग हैं या फिर बुक्स लिखी जाती हैं जिनमें सबसे पहले ये अंतर बता दिया जाता है। बच्चों को ना सेल वॉल के बारे में पता रहता है, ना प्लास्टिड, ना साइज ऑफ सेल, ना वैक्यूल्स, लाइजोसोम, राइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ भी नहीं पता रहता है। सबसे पहले वो आपको अंतर पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि पादप कोशिका में ये होगा, उसमें ये नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगा जब मैं लेक्चर ले रहा था, मुझे लगा कि ये तरीका ठीक नहीं है। पहले बच्चों को उस बारे में या हमारे दोस्तों को उस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि वास्तविकता में वो है क्या, उसके बाद अंतर वो खुद से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए यस नो मार्किंग के साथ इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है सेल वॉल, तो आपको पता है पादप कोशिका, मैंने बताया था कि ये जो पादप कोशिका है थोड़ी रेक्टेंगुलर होगी और आप इसमें सेल वॉल पाया जाएगा, इसी नाते ये कठोर होती है, मैंने बताया था। ठीक है, तो सेल वॉल पाई जाती है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। प्लास्टिड, हाँ प्लास्टिड पाया जाएगा। क्यों प्लास्टिड पाया जाएगा? क्योंकि इसी प्लास्टिड में आपके डिफरेंट पिगमेंट्स आएंगे, जिसमें एक क्लोरोफिल आएगा, हरित लवक आएगा, मैंने नीचे शायद क्लोरोप्लास्ट लिख दिया है। ठीक है, इसमें पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। क्लोरोफिल आएगा, ठीक है, जिसमें दो संरचना आती है, मैंने बताया रोटी के समान की संरचना ऐसे होती है। ठीक है ना, ठीक है, जब मैं इसका फोटो दिखा रहा था तो आपको बताया था। तो जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, ग्रेना, मैंने बताया था ग्रेना नाम होता है इसका। ठीक है, ये जो सारी संरचना होती है इसका नाम क्या होता है? ग्रेना। अगला आता है फूड रिजर्व, तो यानी कि भोजन ये कैसे रखता है। तो जो प्लांट होते हैं, यानी कि जो पादप कोशिका होती है या प्लांट सेल होता है, ये जो फूड रखता है ये स्टार्च के फॉर्म में रखता है। कैसे रखता है? स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में रखता है। ये प्लास्टिड में और मसल्स में रहती हैं। ठीक है ना, ये कहां रखता है? ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में रखता है, और ये ग्लाइकोजन कहां स्टोर रहता है? लीवर या यकृत में, किसी भी जंतु में। ठीक है ना, अगला आते हैं साइज ऑफ सेल, तो इसकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी पादप कोशिका के सेल की साइज, कोशिका की साइज क्या होगी? बड़ी होगी। साइज ऑफ सेल क्या होगी? बड़ी होगी। इसकी क्या होगी? छोटी होगी। फिर आता है वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, तो इसमें हाँ प्रेजेंट होती है, वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती है, और अगर होती है तो बहुत छोटी होती है। ठीक है, आप उसे नगण्य मानिए। ठीक, अगर कहीं ऑप्शन में मिलता है, कई बार पूछा गया है कि क्या इसमें वैक्यूल्स होती हैं, क्या आपकी जंतु कोशिका में वैक्यूल्स होती है, तो आप कहेंगे कि नहीं होती है। ठीक, लाइजोसोम, लाइजोसोम मैंने क्या बताया था? आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग। तो क्या प्लांट सेल में होती है? नहीं होती है, क्योंकि प्लांट कभी प्लांट कभी सुसाइड नहीं करते, यानी कि सुसाइड बैग एब्सेंट है। क्या जंतुओं में होती है? हाँ होती है, और ऑटोफैगी जनरेट करता है। PHAGY, ऑटोफैगी। ठीक है, सेल्फ, मतलब कल मैंने बताया था कि वो सेल फट जाती है और उसके बाहर जो उसका द्रव है निकल जाता है और कोशिका का ही पाचन कर देता है। आत्मलयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आत्मलयन। अगला आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसमें नहीं होता है, केंद्रक का है। सेंट्रोसोम इसमें होता है और सेल डिवीजन में भाग लेता है। सेल डिवीजन में भाग लेता है, यानी कि कोशिका, ठीक है ना, कोशिकीय डिवीजन में भाग लेता है। अगला आता है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों में उपस्थित होता है। ठीक है, दो टाइप का होता है, खुरदुरा होता है, इस पर राइबोसोम लगे जाते हैं, कल मैंने स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, और एक होते हैं चिकने वाले। फोटोसिंथेसिस, तो हाँ प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं खाना बनाने के लिए, जबकि एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन मध्य में नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मध्य में होता है, यानी कि ठीक बीच में होता है। एक बार फोटो देख लेते हैं, जो डिफरेंसेस है वो किनारे लिखा है। ठीक है, और जो चीज़ें कॉमन है वो यहाँ लिखा है। बहुत ही बढ़िया फिगर है जो मैंने सर्च किया है, वैसे तो इंटरनेट पे बहुत सारे फिगर्स अवेलेबल है, बट ये जो पिक्चर है वो मुझे पढ़ाने की दृष्टि से बहुत अच्छी लगी। जैसे क्लोरोप्लास्ट, आपके पहले तो ये देखिए कोशिका का रूप कैसा है, तो ये आपका चौकोर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर है। ये कैसी है? रेक्टेंगुलर है। और ये कैसी है? थोड़ी ओवल शेप की है। ठीक, या सर्कुलर है। जब इसमें देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और वैक्यूल्स यानी कि रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती हैं। देखिए रिक्तिका, सेल वॉल मतलब कोशिका भित्ति। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मतलब ये आपका, ठीक है, हरित लवक।
उसके बाद इसमें क्या होता है, लाइजोसोम इसकी विशेषता है जो सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली है, और सेंट्रोसोम है यानी कि केंद्रक का है। उसके अलावा जितनी चीज़ें कॉमन है वो यहाँ पे है, जैसे गोल्जी बॉडी है, जब कई सारी गोल्जी बॉडी मिल जाएगी तो गोल्जी अपरेटस है, मेम्ब्रेन है, ठीक है, किसका मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली की बात कर रहा है, फिर साइटोप्लाज्म कर रहा है, कोशिका द्रव्य कर रहा है, राइबोसोम्स कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है, न्यूक्लियस 2 दिखाया हुआ है, ये क्या मतलब है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, रफ ईआर कह रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतः पर द्रव्य जालिका, रफ वाली भी है, स्मूथ वाली भी है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा है, फिर कह रहा है साइटोस्केलेटन, ठीक, तो ये एक आपका हो गया। चलिए आइए आगे का प्रश्न करते हैं। कह रहे कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है या शक्ति स्रोत कहलाता है, तो आपने अभी पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या शक्ति स्रोत कहते हैं, सॉरी। अगला कह रहा है स्तंभ कोशिकाओं में प्रत्यारोपण के संबंध में कथन पर विचार करिए, ठीक। स्तंभ कोशिकाएं क्या होती हैं इंग्लिश में जानिए, स्टेम सेल, शायद कभी किसी ने सुना हो स्टेम सेल, ठीक है, ये यूपीएससी लेवल का प्रश्न है। स्टेम सेल के विषय में पहले समझ लीजिए, प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये सही है। अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये भी सही है। यह एक से अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने में क्षमता रखती है, ये भी सही है। यह केवल भ्रूणों में पाई जाती है, ये गलत है, ठीक है। ये 2 टाइप की होती है, पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। स्टेम सेल जो होती है इसको मदर सेल भी कहते हैं, या आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्तंभ कोशिका, ठीक। तो होती क्या है, ये 2 टाइप की होती है, एम्ब्रियोनिक होती है और नॉन एम्ब्रियोनिक होती है, ठीक। एम्ब्रियोनिक और नॉन एम्ब्रियोनिक होती है। एम्ब्रियोनिक मतलब जो भ्रूण में बच्चा है जो कि मदर के द्वारा कनेक्ट है, ठीक है, इसको बनाने में जो सेल्स यूज होती हैं वो एम्ब्रियोनिक होती हैं, यानी कि सबसे पहले जो जाइगोट बनता है, ठीक, सबसे पहला जो जाइगोट बनता है, ठीक, ये क्या होता है, ये बनता किससे है, स्टेम सेल ही है ये, ठीक। एक प्रकार का क्या है, ये स्टेम सेल है, एक प्रकार का स्टेम सेल है। तो दूसरी कौन सी होती है, दूसरी नॉन एम्ब्रियोनिक होती है। जैसे हमारी स्किन है, स्किन में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक, स्किन में बहुत सारी कोशिकाएं हैं। अब इसी में एक कोशिका जो है वो आपकी स्टेम सेल होगी। तो स्टेम सेल का काम क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये दोनों स्किन के पार्ट खराब हो गए, चोट लग गई, क्षतिग्रस्त हो गए, तो यहां से ये पहले अपने आप को विभाजित करेगी, ठीक, और फिर इनका स्थान लेने के लिए इधर की ओर चल देगी, ठीक। तो ये धीरे धीरे फिर सब ठीक हो गया आपका, देखिए सब ठीक हो गया, ठीक है ना। और ये जैसी स्टेम सेल थी यहां पे वैसी स्टेम सेल रह गई। तो यही है आपका एम्ब्रियोनिक, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये सॉरी, ये नॉन एम्ब्रियोनिक था, एक्सक्यूज मी। हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो स्तंभ कोशिकाएं जो हैं वो एक बार फिर समझ लीजिए कि जीवन भर ये स्वयं गुणन करती रहती हैं, यानी कि जिस भी जगह जरूरी होता है वो स्वयं गुणन करके उस जगह पर जिस हिसाब से नीड है उस हिसाब से काम करती रहती हैं। क्षतिग्रस्त ऊतकों को, यानी कि कोई टिश्यू अगर खराब हो गया है किसी अंग का, तो उसकी मरम्मत करती हैं, यानी कि उसको रिपेयर भी कर रही हैं। ये विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने में क्षमता रखती हैं। सपोज करिए कि ये जो आपकी स्टेम सेल थी, जो मैंने पहली स्टेम सेल बनाया है, ठीक है ना, ये स्टेम सेल अगर आपके लीवर में कोई दिक्कत आती है, ठीक है, अगर आपके लीवर में कोई दिक्कत आती है तो आपकी लीवर की सेल को भी ठीक करने की क्षमता रखती है, लीवर की सेल को भी ठीक करने में की क्षमता रखती है ये, ठीक है, बस इतना जानिए, ठीक। अगर आपके हार्ट में कोई दिक्कत आती है, अगर आपके हार्ट में कोई दिक्कत आती है तो आपके हार्ट के भी सेल्स को ठीक करने में ये क्षमता रखती है, ठीक है, आपके हार्ट के सेल्स को भी क्षमता रखती है। अगर आपके लंग्स में कोई दिक्कत आती है तो आपके लंग्स के भी सेल्स को ठीक करने में
ये क्षमता रखती है, ठीक है ना, यानी कि ये किसी भी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अब बताइए स्तंभ कोशिकाओं का यूज कहाँ होना चाहिए, तो ये कैंसर के उपचार में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, और आगे आने वाले टाइम में स्टेम सेल से रिलेटेड चीज़ों के जो भी प्रयोग हो रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं साइंटिस्ट के द्वारा, उससे हमारे शरीर में अगर कोई भी अंग क्षतिग्रस्त होता है तो स्टेम सेल की मदद से हम लोग उसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगला चलिए प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है एटीपी का निर्माण, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मैंने बताया था कि 34 एटीपी का निर्माण आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और 2 माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कि कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है, तो एडेनिन दोनों में पाया जाता है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, और थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है, ठीक है। यही डिफरेंस होता है दोनों में। चलिए अगला कहते हैं ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, तो गोल्जी काय को, GOLGY, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ये अंडरलाइन करने वाला टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। जो डीएनए है, जो मैंने बताया था आपको, वॉटसन एंड क्रिक ने द्विकुंडलित डीएनए की खोज की है, ठीक है ना, जिसमें 4 नाइट्रोजनी बेस एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। ये किससे बंधे होते हैं आपस में, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध होता है, ठीक। फिर कह रहा है ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। जैसे ग्वानिन जो है वो जुड़ेगा आपका साइटोसिन से, और एडेनिन जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा थाइमिन से, जिसमें 2 हाइड्रोजन बंध होंगे। फिर ये एक चीज महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ग्वानिन जो है वो 3 बंधों के साथ साइटोसिन से जुड़ता है, और एडेनिन जो है वो 2 बंधों के साथ, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, थाइमिन से जुड़ता है, ठीक। क्रिस्टी सहायक होती है, तो पहले तो ये जानना जरूरी है क्रिस्टी पाई कहाँ जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया अगर बेलनाकार है यानी कि सिलेंड्रिकल शेप का है, तो मैंने बताया था कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है एसएस के अंदर, इसमें जो है इसी को कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी है ये। क्रिस्टी करता क्या है, क्रिस्टी क्या कर रहा है, एरिया बढ़ा रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस कैप्सूल के अंदर ये एरिया बढ़ा रहा है, ठीक है, श्वसन का काम करता है बेसिकली, ठीक है। श्वसन होगा तो ऊर्जा निकलेगी, ठीक है, मतलब श्वसन के बाद क्या होगा, पाचन, पाचन से ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा का यूज करेगा। तो क्रिस्टी बेसिकली एरिया बढ़ाता है, जिससे आपका श्वसन में सहायक है, कोशिकीय श्वसन में। अगला आता है एक मैंने छोड़ दिया यहां पर, जंपिंग जीन की खोज किसने की, तो ये डायरेक्ट यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। नाम याद रखिए, मैलिंगटॉक ने की थी। मैलिंगटॉक ने जंपिंग जीन की शुरुआत की थी, खोज की थी। जंपिंग जीन होता क्या है बेसिकली, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, दूसरे कलर से लिख देता हूं, ब्लू से लिख रहा हूं। जंपिंग जीन जो है वो ट्रांसपोज, यानी कि जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए का एक जीनोम से दूसरे जीनोम में घूमना फिरना, ठीक है ना, यही जंपिंग जीन कहलाता है। यानी कि एक डीएनए है जो ट्रांसपोजिशन के थ्रू एक जीनोम से दूसरे जीनोम में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, तो इसे ही जंपिंग जीन का नाम दिया गया है, जिसे मैलिंगटॉक ने खोजा था। क्रिस्टी सहायक है, मैंने बता दिया। एंटीकोडॉन्स क्या होते हैं, टीआरएनए में पाए जाते हैं। डायरेक्ट रटने वाली चीज, आप इसे रट लीजिए, इसे कुछ समझना नहीं है, ठीक है। जो चीज जरूरी होती है वो मैं जरूर समझाता हूं। तो एंटीकोडॉन्स क्या है, वो टीआरएनए में पाए जाते हैं। कला विहीन कोशिकांग है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके पास कला नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया सेल है, तो सेल में बाहर वॉल है, परंतु ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें सेल वो नहीं है, कला नहीं है, कोई भी वॉल नहीं है, कोई भी झिल्ली नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो है राइबोसोम, ठीक है। क्या है, राइबोसोम। फिर कह रहा है केंद्र के विभाजन की क्रिया को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, 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 ठीक।
कल मैंने बताया भी था कि केंद्र के विभाजित होने को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और मैंने इसके साथ साथ जीव द्रव्य का भी बताया था, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। आप लोग देख लीजिएगा कल का लेक्चर। ठीक है, फिर किसमें क्या पाया जाता है आइए देखते हैं, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लौह पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, ये लौह था बेसिकली, ठीक, आयरन। फिर है क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। मैंने बताया था कल कि अगर कोई पत्ती है, कोई लीफ है, उसको जला दिया जाए तो कौन सा तत्व तो शेष रह जाता है, ये प्रश्न पूछता है, तो कौन सा रहता है? मैग्नीशियम। ठीक है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन में पाया जाता है आयोडीन। थायरॉक्सिन आप जान रहे होंगे थायराइड से संबंधित है, तो थायराइड ग्लैंड हम लोग की कहाँ होती है? जैसे ये नेक है, तो यहीं पर जो है गले में, मान लीजिए सर है आपका, ये गला है, तो गले में ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, अब बना ही दिया जाए। थोड़ी पिंक रेड, ओहो कुछ गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड, कलर देना चाह रहा हूँ एग्जैक्ट, थोड़ी पिंक रेड कलर की यहाँ पर, यही ग्लैंड होती है। ठीक है ना, गले में, तो ये थायराइड ग्लैंड कहलाती है। तो आपको ये पता है कि ये घेंघा का नाम सुना होगा आपने, इंग्लिश में ग्वाइटर कहते हैं। ठीक है, घेंघा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो थायरोक्सिन जो है उसमें आयोडीन पाया जाता है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें फॉस्फोरस पाया जाता है। ठीक है, तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है सेब के फल में लाली का क्या कारण है? तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल चूज द आंसर लाइकोपिन। क्या लगा देंगे? लाइकोपिन। लेकिन यहां पर लाइकोपिन नहीं, जबकि एंथोसाइनिन जो है ये सही करेक्ट आंसर होगा। यूपीपीसीएस 2002 में पूछा हुआ है कि सेब के फल में जो लाली होती है वो किसके कारण होती है? एंथोसाइनिन के कारण होती है, लाइकोपिन के कारण नहीं होती है। ठीक, अगला आता है नोस्का पिन प्राप्त किया जाता है। तो नोस्का पिन किया जाता है पोस्ता या पोपी से प्राप्त किया जाता है। जैसे एक प्लांट होता है, ठीक है, पोस्ता का ही पौधा होता है समझ लीजिए, उसमें ऐसे ऐसे फूल लगते हैं सफेद सफेद। ठीक है, और इसी से जो है इसका जो बीज होता है वही पोस्ता होता है। तो नोस्का पिन जो है उसी से प्राप्त किया जाता है। अगला आता है हेरोइन प्राप्त होती है, तो अफीम पोस्ता से। ठीक है ना हेरोइन क्या है? एक ड्रग है। ठीक है, नशे के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक, तो यही जो मैंने बताया है, इसी पे ब्लेड लगा के इसके दूध को जब जमाया जाता है तो वही अफीम बनती है, उसी से फिर प्रोसेस करके हेरोइन का निर्माण किया जाता है। ठीक, और जब ये पक जाता है तो पोस्ता का निर्माण होता है। इसका यूज मसालों में भी किया जाता है। शीतल पेय जैसे कोका कोला या कोला, कोका कोला कंपनी क्लेम कर सकती है, कोका कोला नहीं है, केवल कोला है। ठीक, ठीक है, कोला। ठीक, शीतल पेय जैसे कोला पर्याप्त मात्रा में होती है। शीतल पेय में क्या होता है पहले तो समझिए। ये जो आपका शीतल पेय है, कुछ बॉटल दूसरे तरह से बन रही है क्या? ठीक है, जो भी है, अब तो श्योर हो गया कि वही है। तो जो कोला है, पहले तो ये जानना जरूरी है कैसा ड्रिंक है। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, यानी कि CO2 की मदद से इसको बनाया जाता है, वो जो आवाज करके खुलता है। ठीक है, बाकी इसमें होता क्या है? कैफीन होता है, कंटेन्स कैफीन, कंटेन्स, ठीक, कैफीन। कभी आप पढ़िएगा, उसके बोतल पे लिखा रहता है कंटेन्स कैफीन। ठीक, अगला आ रहा है कि क्या चीज किसमें पाई जाती है, आइए देखते हैं। कह रहा प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। ठीक है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है, वो हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल में होता है। खनिज उद्ग्रहण जीव द्रव्य कला, उद्ग्रहण मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि कैसे मैं बताऊं,
निष्कर्षण नहीं, खनिज उद्ग्रहण, बस इतना समझिए, खनिज उद्ग्रहण जो है जीव द्रव्य कला में होता है। उद्ग्रहण जो है वो बना है उगाही शब्द से। उद्ग्रहण का मतलब होता है कि उसको लेना, अंदर आने देना, ऐसा समझिए, ठीक है ना। तो जीव द्रव्य कला के माध्यम से होता है। श्वसन जो है सूत्र कणिका, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, हिंदी लिख दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रोटीन संश्लेषण जो है राइबोसोम में होता है। तो ये देखिएगा, ये मैच द फॉलोइंग है जो आए दिन आपका पूछता रहता है। प्रोटीन संश्लेषण इंपॉर्टेंट है, श्वसन सूत्रकणिका इंपॉर्टेंट है। अगला आता है, पपीते का रंग पीला होता है तो कैरिका ज़ैंथिन के नाते होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशिका चक्र में किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो एस स्टेज में आपका डीएनए का सिंथेसाइजेशन और हिस्टोन प्रोटीन, ये दोनों जो है एस चक्र में, यानी कि एस फेज में, ठीक है, बनते हैं। अगला कह रहा है कि किसमें क्या पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में, जैसे विनेगर कहते हैं, विनेगर कहते हैं, सिरका कहते हैं, ठीक। लैक्टिक एसिड जो है दूध में, ब्यूरेटिक एसिड मक्खन में, साइट्रिक एसिड नींबू में, और फॉर्मिक एसिड चींटी में, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि फॉर्मिक एसिड जो है चींटी में पाया जाता है, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। इसके अलावा ब्यूरेटिक एसिड पाया जाता है मक्खन में, ये भी याद रख सकते हैं, ठीक। अब आता है उसके पूर्व जो पिछला पार्ट हम लोग किए थे उससे कुछ क्वेश्चन है। जैसे सबसे छोटा एंजियोस्पर्म जो है वो लेमना है, और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म जो है वो यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस आपने देखा होगा, ठीक है, लंबा सा पौधा होता है। ये खेतों के लिए ठीक नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो है भूमिगत जल का हानि करता है, बहुत ज़्यादा जल सोखता है, ठीक है, तो ये ठीक नहीं है। अगला है सबसे छोटा फूल, तो ये होता है वुल्फिया का, ठीक। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया, मांस जैसी बदबू आती है रेफ्लेशिया से। सबसे छोटा बीज होता है ऑर्किड का, और सबसे बड़ा बीज होता है लोडोसिया का, जो 16 किलोग्राम तक होता है, जिसको डबल कोकोनट भी कहते हैं। फिर कह रहा है कि नए संसार की प्राचीन संसार को उपहार, ठीक। यदि मैच द फॉलोइंग में ये दो चीजें आ जाए कि नया संसार जो है एक्सक्यूज मी, जो नया संसार है वो पुराने संसार को क्या गिफ्ट करता है? तो वो गिफ्ट करता है, सॉरी, नए संसार का प्राचीन संसार को क्या उपहार मिला है? तो वो है मक्का। और अगर प्राचीन संसार से नए संसार को उपहार मिला है तो वो है गेहूं। यानी कि नए से पुराने को मिला है मक्का, और पुराने से नए को मिला है गेहूं, ठीक, ठीक है। अगला आते हैं कि बंद गोभी जो है वो कायिक कलिका है, ठीक है ना, और फूल गोभी जो है वो पुष्पक्रम है। यानी कि फूल गोभी फ्लावर है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, और ये आपका क्या है? बड। फिर आता है अच्छा, एक चीज मुझे और बतानी है। एक दिन मैं लौंग के बारे में बता रहा था, ठीक है, लौंग के बारे में बता रहा था, तो मैंने बताया था कि ये क्या है? कलिका है या बड है, ठीक। इससे जो तेल पाया जाता है उसका नाम है यूजेनॉल। बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला रहता हूँ बट भूल जाता हूँ। एक चीज़ और बताना था कि प्रकाश संश्लेषण रेड और ब्लू लाइट में, लाल और नीले प्रकाश में बहुत ज़्यादा होता है, और ग्रीन में सबसे कम होता है, ठीक है ना। फिर आते हैं नींबू नागफनी में पत्तियाँ कांटों का रूप ले लेती हैं, ठीक। यानी कि जो नींबू के कांटे आप देख रहे हैं वो क्या है? बेसिकली पत्तियाँ हैं। नागफनी में भी यही चीज़ है। मटर में पत्तियाँ लता का रूप ले लेती हैं। नेपेंथीज एक कीटभक्षी पौधा है, ठीक है। नेपेंथीज क्या है? कीटभक्षी पौधा है जिसमें पत्तियां थैले का रूप ले लेती हैं, ऐसा कुछ रूप ले लेती हैं, ठीक है ना। यहां देखिए, यहां बना देता हूं,
ऐसा कुछ रूप ले लेंगी। क्यों लेंगी, खाती क्यों है? क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये कीटों को खा करके अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ हो जाता है। नेपेंथीज, यूट्रिकुलेरिया, ये भी कीटभक्षी पौधा है जिसमें पत्तियां ब्लैडर का रूप ले लेती हैं। ठीक है। फिर आता है परिस्थितिकी के अनुसार पौधों का वर्गीकरण करेंगे, जलोदभिद में करेंगे। जलोदभिद यानी कि हाइड्रोफाइट्स में करेंगे, जेरोफाइट्स में करेंगे, यानी कि जेरोफाइट्स मतलब होता है मरुस्थली जो पौधे होते हैं, ठीक है ना, उनको जेरोफाइट्स कहते हैं। फिर एक आता है हेलोफाइट्स, लौड़ोद्भिद, हिंदी में लौड़ोद्भिद। ठीक, आइए देखते हैं जो नागफनी है, एलोवेरा है, ये जेरोफाइट्स है। कैसे पता करेंगे? देखिए, आप कभी देखा होगा आपने, एलोवेरा की जो पत्तियां होती हैं ऐसे कुछ रहेंगी और बहुत मोटी रहेंगी पूरी। अगर इधर से थिकनेस उनकी देखी जाए तो थिकनेस कुछ इस तरह से रहेगी, ऐसे इतनी मोटी थिकनेस रहेगी। ठीक है, तो ये जो थिकनेस है बेसिकली इनकी, ये जो थिकनेस है यानी कि जो इनकी मोटाई है, ये क्या करती है, पानी को अपने पास, पानी को सोख करके रखती है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में उगते हैं जहां पर पानी कम होता है। ठीक है, सेम वही हाल है नागफनी का। नागफनी कभी आपने देखी होगी तो कटीली कटीली सी ऐसी ऐसी झाड़ियां होती हैं, ऐसे ऐसे कटीली कटीली सी झाड़ियां होती हैं। ठीक है, तो ये नागफनी का भी हाल होता है कि आपके ऐसे क्षेत्र में उग रही हैं जहाँ पर जो है बहुत दूर दूर तक मरुस्थल है, तो इस प्रकार वो पानी अपने अंदर रख लेती हैं। ठीक, और पत्तियाँ मोटी हो जाती हैं। जड़ बहुत गहरी होती है इनकी, ठीक है, पानी खोजने के लिए। फिर आ रहा है मीज़ोफाइट। मीज़ोफाइट जो मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा है इसमें क्लासिफिकेशन में, जैसे मीज़ोफाइट जो होता है मध्यम टाइप के जो पौधे हैं वो हम लोग के आसपास पाए जाते हैं, जैसे गेहूं, चना, गुड़हल, आम, शीशम, जामुन, हर प्रकार के पौधे। ठीक, हेलोफाइट्स कहाँ है? जहाँ मिट्टी में NaCl, MgCl2, MgSO4 है, यानी कि सॉल्ट जो है, यानी कि नमक जो है वो बहुत ज़्यादा है, थोड़ी दलदली मार्शी भूमि और नमक ज़्यादा। ठीक, जैसे स्वयं फॉरेस्ट मतलब दलदली फॉरेस्ट जो होते हैं उन्हीं को अनूपवन कहता है। जैसे मैंग्रोव वनस्पतियाँ जो केरल, अंडमान, निकोबार में पाई जाती हैं वो हेलोफाइट्स के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे मैंग्रोव वनस्पतियाँ क्या है, वो हेलोफाइट्स हैं। न्यूमेटोफोर्स क्या है, जो जिनके जड़ जो है बाहर निकल जाती हैं जमीन से, हमने दिखाया था लास्ट लेक्चर में। इसमें एक क्वालिटी और है, पितृस्थ अंकुरण। होता क्या है इसमें, इसको समझेंगे। पितृस्थ अंकुरण को वीवी पैरी कह रहे हैं। ठीक है, वैसे तो वीवी पैरी जो है वो आपके बच्चे देने वाले और अंडे देने वाले हो तो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन इसमें वीवी पैरी कैसे है, चूंकि जो इनकी नीचे जो मतलब जहाँ पे ये उग रहे हैं वहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा आपके सॉल्ट है ज़मीन में। यहाँ मैं बना के बताता हूँ, इसमें क्या है, नमक, नीचे क्या है, नमक। तो अब जब इनका जो बीज होता है, ये जो फल है, ठीक है, मान लीजिए मैंग्रोव या किसी इस तरह की वनस्पति का ये जो फल है, ठीक है, पूरी वनस्पति फैली हुई, इनका जो ये फल है, इसी के अंदर, ठीक है ना, बीज में अंकुरण हो जाता है। इसी के अंदर बीज में अंकुरण हो जाता है, इसीलिए इनको पितृस्थ अंकुरण या विविपैरी कहते हैं। आप समझ में आया? यानी कि जैसे आम, ऐसे सपोज करिए, बस है नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आम के साथ ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आम का है, आम का कोई फल हुआ, ठीक, अब उसकी जो गुठली है उसके अंदर, उसी में से दूसरा आम का पेड़ अपने आप निकल जाए, जबकि वो अभी आम ही रहे तभी उसमें से निकलने लगे। ठीक है, तो ये चीज़ पितृस्थ अंकुरण कहलाता है, जो कि पाई जाती है आपकी हेलोफाइट्स के पौधों में, हेलोफाइट्स में पाई जाती है। और हेलोफाइट्स में भी बेसिकली मैंग्रोव वनस्पतियों में देखी जाती है। ठीक है ना, आइए अगला देखते हैं। किस स्पंज को जापान में भेंट के रूप में दिया जाता है? तो यूप्लेक्टेला। ठीक है, यूप्लेक्टेला को जिसे वीनस फूलों की डलिया या वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, इसको जापान में भेंट के रूप में दिया जाता है। ठीक, फिर ग्रेट बैरियर रीफ बनाने वाले मूंगा किस समूह में आते हैं? तो सिलेंट्रेटा समूह में आते हैं। अब ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? जैसे मान लीजिए कि ये अगर आपका ऑस्ट्रेलिया, बहुत सुंदर तो नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ग्रेट बैरियर रीफ इस साइड में है, उत्तर पश्चिम छोर पर यहाँ जो है ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसको महान बैरियर क्या बोला जाएगा, महान प्रवाल भित्ति, ठीक, कही जाती है। तो ये पूरा ग्रेट बैरियर रीफ इस साइड में है। ठीक है, तो यही कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये किससे बना है? मूंगा से बना है। और किस समूह में आते हैं? सिलेंट्रेटा समूह के प्राणी हैं ये सब।
काइटिन युक्त बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है? तो इंसेक्ट्स में काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है। इंसेक्ट्स जो है 2 टाइप के थे, अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। इंसेक्ट्स में 6 पैर होते हैं, इतना याद रखिए, ठीक। किसान का मित्र है केंचुआ। ट्यूब के भीतर ट्यूब, शारीरिक योजना किसमें होती है? एनालिडा में, यानी कि एनालिडा में कौन आता है? केंचुआ आता है, जोंक आता है, ठीक। तो 2 प्रश्न इस पे से आता है। केंचुए में श्वसन होता है स्किन के द्वारा, क्यूटेनस, ठीक है, क्यूटेनस श्वसन है, ठीक। जंतु की कुल ज्ञात जातियों में सर्वाधिक संख्या किस संघ की है? तो इसमें आर्थ्रोपोडा की आपको पता है 60+% जो है टोटल अर्थ पे आर्थ्रोपोडा है। बिच्छू, मछली, माइट्स, किलनी, कितनी टांगे पाई जाती हैं? 8 टांगे, यानी कि ये कीट है? नहीं, कीट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑक्टापॉड है, 8 पैर वाले हैं, तो 8 पैर वाले कीट नहीं होते हैं, 6 पैर वाले कीट होते हैं। 6 पैर वाले, 6 लेग्स लिख देता हूं मैं, पैर लिख दिया हूं, पैर या लेग्स वाले कीट होते हैं, 8 पैर वाले कीट नहीं होते हैं, हालांकि आएंगे ऑर्थोपोडा में ही। जुगनू एक कीट है, हाँ जुगनू एक कीट है, ठीक है। ऑक्टोपस किस संघ का है? तो ऑक्टोपस मोलस्क का है। फिर आता है कॉकरोच, बड़े दिल वाला है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय की 13 कक्षाएं होती हैं, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके हृदय में कितनी कक्षाएं होती हैं? 13 कक्षाएं होती हैं। पूजा पाठ में बजाया जाने वाला पंडित जी द्वारा, ये तो मैंने जोड़ा है अपने तरफ से, शंख जो है वो क्या है? वो मोलस्क है, ठीक है ना। और शंखों के अध्ययन को कहते हैं कॉन्कोलॉजी। और एक और इसी से मुझे याद आया, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी जो होता है वो होता है कैंसर का अध्ययन, ठीक। अगला है प्रश्न, कोबरा अंडे देता है, ठीक है, घोंसला बनाता है, ओके। हाइला को ट्री फ्रॉग कहते हैं, ठीक है। हाइला जो है एक स्पीसीज है जिसको ट्री फ्रॉग कहते हैं। उड़ने वाली छिपकली का नाम है ड्रैको। संसार का सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू व्हेल और सबसे छोटा स्तनी है छछूंदर, ठीक। फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं? तो चमगादड़ को फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। इनके पास रडार संयंत्र होता है, ठीक है, मतलब नेचुरल रडार है, रडार लेके नहीं उड़ते हैं ये, ठीक है, प्राकृतिक रडार है, मतलब रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। प्रोटीन संश्लेषण किस अंग में होता है? तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, लाइजोसोम, सेंट्रोसोम, तो गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपका प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये 2001 यूपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था। आप कल का लेक्चर एक बार देख लीजिएगा। एटीपी उत्पन्न अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो क्रेब्स चक्र है, जो हो सकता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी मौका मिलेगा तो क्रेब्स चक्र एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो 34 एटीपी अणु मिलते हैं, ठीक है, टोटल 36 होते हैं, एक ग्लूकोजन के, एक जो ग्लूकोज के मतलब खत्म होने से, ठीक है, इतनी ऊर्जा निकलती है 36 एटीपी, जिसमें से 34 एटीपी जो है क्रेब्स चक्र के माध्यम से आपका माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, ठीक। फिर शायद यही खत्म हो चुका है, ठीक है। तो कुल हमने यहाँ पर 48 और आगे जो स्टार्टिंग में 3 और 2 5 प्रश्न किए, ठीक है। यहाँ पर हमने 13 चीज़ें, 13 फैक्ट पढ़े और यहाँ पर 3 फैक्ट, तो 50 प्रश्न मोटी मोटा पढ़ा है। बट अगर आप इसको एक बारी रिवाइज कर लेंगे तो मुझे आशा है कि किसी भी एग्जाम में अभी तक के पढ़े हुए चैप्टर से इसके बियॉन्ड क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। और अगर क्वेश्चंस आएंगे भी तो ऊपरी स्तर के होंगे, जो मुझे लगता है कि हम लोग जेनेटिक्स जब पढ़ना शुरू करेंगे, यानी कि प्रौद्योगिकी का पोर्शन पढ़ना शुरू करेंगे, तो उन चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करिए। मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ कम हो रहे हैं, और व्यूज़ कम होने से एक्चुअली होता क्या है दोस्तों कि कॉन्फिडेंस में कमी आती है। जैसे मेरे कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है कि जब मैंने पहला लेक्चर डाला तो 1300 के आसपास व्यूज़ हैं, बट अभी जो लेक्चर्स मैं डाल रहा हूँ उसमें 250 के आसपास व्यूज़ हैं। और आपको भी पता है कि हमारा टेलीग्राम चैनल जो यूपीएससी हिंदी का है, वो किसी वजह से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की वजह से अभी वो कुछ बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी हमारे पास रीच भी उतनी नहीं है, उस पर हमारे 13,000 से प्लस सब्सक्राइबर थे जहाँ तक हम लोग के वीडियो पहुँच जाते थे। तो इसी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिन्हें भी बेसिक से पढ़ना हो, चाहे वो किसी भी क्लास में हो या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर उन्हें मतलब साइंस का पोर्शन पढ़ना है तो बिल्कुल आप उन्हें शेयर करिए, ठीक है। और मैं आपके आने वाले एग्जाम्स की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ
और एक चीज़ और, निशांत सर ने अभी एक नोटिफिकेशन बताया है कि शायद जनवरी के लास्ट तक पीसीएस के एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए, और कमर कस लीजिए क्योंकि इसी तरह से छोटे छोटे कर करके वीडियोस आते रहेंगे और मैं शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। शॉर्ट मतलब कि 20 मिनट 25 मिनट के वीडियोस में मैं आने वाले सब मतलब जो भी यूपीपीसीएस का एग्जाम है उसमें सम अप करने की कोशिश करूंगा, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको। तो अनेक शुभकामनाओं के साथ कि आगामी वर्ष में, मतलब इस जो वर्ष है, सॉरी यही जो वर्ष है, इसी में आप सफल हो जाएं। ठीक है, इसी के साथ जो है मैं यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।